नमस्कार। चंचल, कल से एक बहस, कल क्या 2-3 सेगमेंट से लगातार हम आप बहस में हैं और जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके तहत बात हो रही है। बेरोजगारी के सवाल पर कल एक चर्चा शुरू हुई। तो अचानक ये आप ये पूछ सकते हैं कि ये बेरोजगारी की चर्चा क्यों अचानक शुरू हो गई, और ये जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसमें ये सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है अराजकता की। मुल्क में जो अराजकता की स्थिति आ रही है हम इसको दबा नहीं पाएंगे, यकीनन नहीं दबेगा ये। उसकी वजह है कि एक तो भारत का क्षेत्रफल, विविधता का बोध, लंबी आबादी, अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधारा, और पिछले 10-12 सालों में मुतवातिर ये प्रयास हो रहे हैं कि कोई भी रचनात्मक काम नहीं हो रहा है। सत्ता की तरफ से एक ख्वाब दिखाया जाता है और यूथ उसकी तरफ दौड़ रहा है, और उनको प्रोत्साहित जिन मुद्दों पर किया जाता है वो निहायत भोंडे मुद्दे हैं और ऐसे सवाल हैं कि जिस पर प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करना चाहिए, उस पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब आप देखिए कि अगर 20 साल पहले की अगर आप बात करें या 25 साल चले जाइए तो कांवड़ियों का धंधा नहीं था अपने मुल्क में, कहीं नहीं था। तो ये लोकलाइज था। लोकलाइज का मतलब समझते हैं, क्षेत्रीय था। गंगा जी दशाश्वमेध घाट से लोटा भर पानी उठाए और आकर के विश्वनाथ को चढ़ा दिए। मिर्ज़ापुर में पानी उठाए किसी मंदिर में ले जा कर के चढ़ा दिए। गोमती से पानी उठाए किसी मंदिर में चढ़ा दिए। ये एक रिवाज था उन लोगों का जो शैव दर्शन के मानने वाले लोग रहे। अब ये साहब ये एक फैशन बन चुका है, और उस कांवड़ियों की यात्रा में निकलने वाले लोगों की हालत देखिए आप। किस निजाम में किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि आप कांवड़ियों की वजह से आप रास्ता बदल दीजिए, रास्ता जाम कर दीजिए, उनको खुली छूट दे दीजिए, कुछ भी करें, कुछ भी करें। और इतना ही नहीं, आप उनको हतोत्साहित करने के बजाय, नियम कानून सिखाने के बजाय, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको रोक दीजिए, लेकिन उनको आप समझा सकते हैं कि देश का नियम, देश का कानून, संविधान के ऊपर आप नहीं हैं। लेकिन उल्टे आप क्या करते हैं कि आपका पुलिस महकमा उनके ऊपर फूल बरसा रहा है। अब अंदाज लगाइए कि उनका मनोबल कितना बढ़ेगा और कब तक इस भ्रम में डाले रहेंगे। और ये जितने भी बेचारे जा रहे हैं ये रोज़गार वाले नहीं हैं, ये सब बेरोज़गार हैं। और अगर कहीं रोज़गार में लगे भी हुए हैं तो निजी जगहों पर लगे हुए हैं, और ये 2-4 दिन के लिए छुट्टी लेकर के मौज मस्ती मारने के लिए आ जाते हैं, कांवड़िए बन जाते हैं। इनको रोज़गार नहीं दे रहे हैं आप, इनको भरमा रहे हैं। अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है। कल जब ये पलट करके घर आएंगे, इनकी एक तो मनोवृत्ति बदली मिलेगी, एक तो उच्छृंखलता इनके अंदर में रहेगी, और दूसरा बेरोज़गार या रोटी की तो तलाश होगी ही। ये जो उत्तेजित नारे होते हैं, ये जो उत्तेजित भाषण होते हैं, ये रोटी नहीं देते, आपको बहकाते हैं, ये ख्वाब देते हैं आपको। तो अब इस बात का विरोध अगर कोई करता है तो, लेकिन उसके सामने एक सीधा सा रास्ता है। मैं खुल करके बोलूँ कि इस समय मौजूदा जो देश की सत्ता है उसका विरोध केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है, खुला विरोध कर रही है, और बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर तक, अब जिसको बोलते हैं निरर्थक विरोध, निरपेक्ष विरोध। एक खुल करके जो विरोध हो रहा है कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, और उसकी एक चीज़ की कमी खटकती है वहाँ पर भी कि अभी विरोध तो कर रहे हैं लेकिन विकल्प की दिशा नहीं तय कर पा रहे हैं। कांग्रेस को चाहिए किसी के साथ साथ वो विकल्प की दिशा भी तैयार कर दे। उदाहरण के लिए वो कौन सा रोज़गार है जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर चलाया जा सकता है, जो इसमें नौजवानों को काम मिल सकता है। कल एक चीज़ का जिक्र किया था मैंने, नागालैंड, मिजोरम और इन 7 सिस्टर्स का उदाहरण दिया था कि वहाँ पर मधुमक्खी पालन बहुत आसान चीज़ है और उसकी ज़रूरत भी है।
जब तक आबादी रहेगी तब तक मधुमक्खियों की ज़रूरत पड़ेगी। और सीधी सी बात यह है कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, कोई भी बसावट ऐसा नहीं है जिसमें दो जानवर अगर न रहें, एक तो मधुमक्खी है और दूसरा कुत्ते, तो वो फिर बसावट मानी नहीं जाती, उसमें इंसान नहीं रहते, ये सीधा तय हो चुका है। आज हम आपसे बात करेंगे चरखे के बारे में। मैं अपना निजी अनुभव बताऊं कि हिंदी का जो तबका है, सरकार के पास खादी विभाग है, एक खादी ग्रामोद्योग विभाग है। मैं लगातार अपने ज़िले से, फिर प्रदेश से, फिर सूबे से और मंत्री जी से मिलकर के मांग करता रहा कि भाई हमारे गांव के लोगों को आप चरखा दे दीजिए, नौजवानों को चरखा दे दीजिए। और चरखे का जो अर्थशास्त्र है बहुत ही कमाल का है। आपको आज़ादी तो आज़ादी देगा, आपको खाली नहीं रखेगा। दूसरा, आपको नौकरी का एहसास नहीं देगा, आपके अंदर स्वाभिमान देगा। आपको ये नहीं कि जब मूड किया तब आ गए, चलो 10 मिनट चला लेते हैं। और अगर आपने उसको एक बना लिया अपने जीवन का हिस्सा, तो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है चरखा। चरखा का दर्शन बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार में है। उसको फिर कभी, ये केवल चरखा सूत ही नहीं निकालता, ये विचार भी देता है, ये आपको शांत करेगा और आपको एक आसन देगा कि जो आपके कई बीमारियों का इलाज है, जिस आसन में बैठ करके चरखे को चलाया जाता है। अब देखिए साहब कि गांधी के चरखे पर दुनिया में कितना काम हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि राजेश खन्ना से हमारी दोस्ती इसी एक सवाल पर हुई थी, जहाँ पर हम बैठ करके बोल रहे थे। अब आपको एक किस्सा ही सुना दूँ, छोटा सा है। हमारे एक मित्र हैं नरेश जुनेजा साहब, दिल्ली में बहुत बड़े आदमी हैं और खाने खिलाने के बड़े शौकीन हैं, उनके यहाँ पार्टी होती रहती है। तो एक दिन मुझे फ़ोन किए, बोले कि भाई आज शाम को आ जाओ, आज पार्टी है। तो मैं पहुँचा। तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स वो पहले रह चुके हैं, इस वजह से उनके ताल्लुकात उन फिल्म वालों से बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर भीड़ थी फिल्म वालों की और सारे विदेशी राष्ट्र, वो तमाम सारे एम्बेसडर वगैरह सब बैठे हुए थे। हम भी पहुँचे। संतोष आनंद, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे राइटर हैं जो उनकी फिल्मों के गाने लिखते हैं, मनोज कुमार के। तो संतोष आनंद भी बैठे हुए थे। संतोष आनंद सोच से कांग्रेसी हैं, सब जानते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे उसमें ज़्यादातर सिंधी लोग थे और आरएसएस के मिजाजी तौर पर आरएसएस वाले थे। वो सब लोग संतोषानंद को घेरे हुए थे और अलग अलग सवाल उठा रहे थे। मैं पहुंचा तो संतोषानंद जी से पुराना परिचय था, तो संतोषानंद जी थोड़ा खुश हुए। तो बोले आओ प्यारे, बहुत देर कर दिए, अब देखो मैं फंसा हुआ हूँ, कुछ निकालो रास्ता। हमने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने मजाक किया, हमने कहा कि उसी बराबरी तक मुझे भी आने दीजिए। खैर, हमारे दोस्त हजारी प्रसाद द्विवेदी के सुपुत्र गिप्पी साथ में थे, तो हम दोनों लोगों ने बनाया अपना अपना और इसके बाद फिर मैं शुरू हो गया। मैंने कहा कि जब आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर डिजाइनर गांधी है और ऐसा पोस्टर निकाला गांधी ने कि उस पर कोई प्रतिबंध लग ही नहीं सकता था। तो सब लोग चौकन्ना हुए कि क्या वजह है, कौन सा मामला है ये। तो मैंने बताया कि गांधी का पोस्टर है चरखा। उस ज़माने की ज़रा याद करिए आप, बैक टू माजी जाइए कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ है तो जो चरखा चलाता था उस ज़माने में, वो मान लिया जाता था कि कांग्रेसी है। गो कि चरखा उसके अपने उत्पादन के काम आ रहा है, अपने लिए वो कपड़ा बना रहा है। गांधी ने किस खूबसूरती के साथ चरखे को सिंबलाइज किया। तो हमने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन पोस्टर डिजाइनर है गांधी। इसी बीच में, इसी दौरान हमने देखा नहीं, कमरे में थोड़ा सा अंधेरा था, जो शहरों की लाइट जलती है ऊपर नीचे, कैंडल लाइट वगैरह वगैरह, उसमें राजेश खन्ना और राजीव शुक्ला के साथ, जो खेल में आजकल है राजीव शुक्ला, हमारे दोस्त का छोटा भाई है, ये भी साथ में बैठे हुए थे, ले करके आए उनको। तो राजेश खन्ना ने कहा कि साहिब आप जो बोल रहे थे एक बार ज़रा दोबारा बोल दीजिए। तो मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि ये आवाज़ तो बिल्कुल पहचानी हुई। तो हमने कहा आप ज़रा खड़े हो जाएंगे। तो खड़े हो गए। तो हमने कहा अरे आप हैं। बहरहाल वहाँ से हमारी राजेश खन्ना की दोस्ती हुई।
और चरखे को लेकर के अगर आप चरखे को आप नौजवानों के साथ जोड़ देते हैं और उनको कुछ नहीं, केवल आधे घंटे, केवल एक सूत्र दे दीजिए कि आधा घंटा आप देश को मत दीजिए, आधा घंटा आप अपने खुद को दीजिए, तो ये जो आधा घंटा वो सूत्र निकालेंगे, उनके खुद की खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा सबूत होगा। और जिस दिन अपने हाथ के बने हुए सूत के कपड़े को पहन करके नौजवान निकलेगा, उस दिन उसका स्वाभिमान देखने काबिल होगा और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल एकदम बिल्कुल चमकता हुआ निकलेगा। मेरी ये पूरी उम्मीद है कि ये यात्रा सफल होगी और कांग्रेस इस पर काम कर रही है। अगली बात कल एक और मुद्दा उठाएंगे। आज इतना ही रहने दें और इसको आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, लाइक करें, घंटी बजाएं, मेरा आपसे निवेदन है। शुक्रिया।